कर्नाटक की कोल्लेगल सीट से बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायक एन महेश ने ये कहा है कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपने भविष्य के लिए उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष और अन्य नेता इस पर चर्चा करके समय देंगे और फिर वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने साल 2019 में कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक एन महेश को एचडी कुमारस्वामी की सरकार के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पार्टी के निर्णय का उल्लंघन करते हुए उन्होंने वॉकआउट किया था, जिसके बाद पार्टी अनुशासन के खिलाफ जाने के आरोप में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। कुमारस्वामी सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया था। एन महेश कुमारस्वामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पास शिक्षा विभाग का चार्ज था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की खातिर अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर वह इनकी सभी मांगों को सुनने के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर एक आयोग गठित किया जाएगा तथा इनकी सभी जायज मांगों का स्थायी हल निकाला जाएगा। बयान में कहा गया है कि खासतौर पर जो पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी इन स्कूलों में कार्य करते हैं उन्हें सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था की जाएगी तथा इनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी सबसे अधिक सक्रिय है, जिसके चलते समाज के सभी वर्ग तथा संगठन बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी विविध सम्मेलनों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रही है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं। मायावती ने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्ग को न्याय देने की कोशिश की। ऐसे में 2022 में बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग आशावादी नजर से देख रहे हैं। 2018 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों पर अत्याचार से संबंधित मामलों की तादाद साल 2017 से लगभग 11.15% कम हो गई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में 11.46% का इजाफा हुआ है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठौले ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की कानून कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा कर रही है ताकि अत्याचारों का फौरन पंजीकरण, अपराधों की फौरी तौर पर जांच की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई होगी। देशमुख के वकील ने जब कहा कि राजनीतिज्ञ को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह अन्य संबंधित मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई की जाएगी और इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन पेगासस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद ठीक तरह से काम नहीं कर पाई है। अब सूत्रों की माने तो विपक्ष के नेता अगले हफ्ते राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस DMK कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, जिसमें अन्य दल भी शामिल होंगे। विपक्ष ने दावा किया कि उन्होंने पेगासस, वैक्सीन और अन्य कई मुद्दों पर सरकार के बयान के लिए नोटिस दिया है, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो गया था। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए हैं। तेजस्वी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के उनके कक्ष में मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही है। जाति आधारित जनगणना में केवल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शामिल होंगे। संसद में केंद्र के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को इस जनगणना में शामिल करने की मांग शुरू हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि वह जाति आधारित जनगणना की उनकी मांग से सहमत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली के लिए जा रहे हैं। 2 अगस्त को वापसी के बाद वहां प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगेंगे। शिवसेना ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि महिलाओं को लक्षित कर उनका अपमान करने वाले ऐप के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रकार का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले YouTube चैनल ने एक समुदाय विशेष की महिलाओं की नीलामी का सीधा प्रसारण किया था, जिस पर शारीरिक सौंदर्य पर रेटिंग दी गई थी।
भारतीय जनता पार्टी 1991 के बाद जिस तरह से देश में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रही, उसके सबसे बड़ा कारण राम मंदिर निर्माण आंदोलन और प्रखर हिंदुत्व था। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में अब उससे मुकाबला करने के लिए देश की ज्यादातर पार्टियां हिंदुत्व के एजेंडे के तहत आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि केरल में सत्ता में मौजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मलप्पुरम जिला कमेटी ने रामायण पर ऑनलाइन संवाद की एक श्रृंखला शुरू की है। माना जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणपंथी संगठनों, खासकर संघ परिवार और भाजपा के खिलाफ सियासी जंग में इसे हथियार के तौर पर अपनाने की कोशिश कर रही है। मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वैरंगते नगर के बाहर हिस्से में हुई हिंसा के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ कत्ल की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की आजादी पर गलत असर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाला आपका अनुरोध खतरनाक है। बहरहाल उच्च न्यायालय ने बाद में सभी प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया और विषय की अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय कर दी है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्रयोग के तौर पर आज से कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान के तहत घर घर जाकर उन लोगों को टीका लगाने का काम शुरू करेगी जो टीकाकरण के लिए केंद्रों तक आने में सक्षम नहीं है। बीएमसी ने एक बयान में कहा कि जो नागरिक शारीरिक या चिकित्सकीय कारणों से टीकाकरण के लिए केंद्रों तक आने में सक्षम नहीं है, उन्हें 30 जुलाई से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत टीका लगाया जाएगा। बीएमसी ने कहा कि ये पहल पूर्वी प्रशासनिक वार्ड से शुरू की जाएगी, जिसमें अंधेरी ईस्ट, मारोल, चकाला और अन्य पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र आते हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध के मीरपुर खास जिले के डिगरी शहर में भील समुदाय के एक शख्स ने लड़की से नहीं बल्कि एक बकरी से शादी रचाई है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के मुताबिक इस शख्स ने एक बकरी से शादी की है, जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी काफी चौंक जाएंगे। हिंदू युवक की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चीन में सीमा शुल्क अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाने वाले विश्व नक्शे की एक बड़ी खेप जब्त की है। इन नक्शों को निर्यात किया जाना था। आधिकारिक मीडिया ने खबर दी है, चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है, जिसे भारत सिरे से खारिज करता आ रहा है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अमेरिकी अटॉर्नी रशद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है। किसी महत्वपूर्ण पद के लिए नामित वह पहले मुस्लिम है। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी। एम्बेसडर एट लार्ज ऐसा राजदूत होता है जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती है, लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होता है। हुसैन, जो कि 41 वर्ष के हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सहयोग एवं वैश्विक भागीदारी के लिए निदेशक है। चीन में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग सहित 15 शहर संक्रमण के मामले से जूझ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि कोविड-19 मामलों में नई बढ़ोतरी पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग के एक हवाई अड्डे से शुरू हुई और 5 अन्य प्रांतों और बीजिंग नगरपालिका में फैल गई है। नानजिंग शहर ने कई हवाई अड्डों के कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। तेजी से फैलने वाले डेल्टा स्वरूप के मामले 15 चीनी शहरों में सामने आए हैं। डेल्टा स्वरूप की सबसे पहले पहचान भारत में हुई थी। हालांकि नए मामलों की संख्या अभी भी कुछ सैकड़ों में है, लेकिन विभिन्न प्रांतों में संक्रमण के व्यापक प्रसार की चिंताएं बढ़ गई है।
अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि 10,000 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि तालिबान को पाकिस्तानी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने मीडिया को भेजे गए एक वीडियो संदेश में बताया कि हजारों आतंकी पाकिस्तान से अफगानिस्तान छद्म युद्ध के लिए पहुंचे हैं। स्ट्राइकर वंदना कटारिया की ऐतिहासिक हैट्रिक के दम पर भारत ने करो या मरो के मुकाबले में निचली रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी है। वंदना ने चौथे, 17वें और 49वें मिनट में गोल किया। वह ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। हर साल की तरह इस बार भी बिग बॉस के नए सीजन को लेकर फैंस के बीच उत्साह बरकरार है। वहीं बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि शो का प्रीमियर OTT पर किया जाएगा, जिसे करण जौहर होस्ट करेंगे। वहीं इस सीजन में कौन कौन से कंटेस्टेंट होंगे उसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। वहीं अब मेकर्स ने शो का एक प्रोमो वीडियो जारी कर अपनी पहली कंटेस्टेंट का नाम रिलीज कर दिया है। बता दें कि सिंगर नेहा भसीन बिग बॉस OTT की पहली कंटेस्टेंट है। वीडियो में नेहा अपना सुपरहिट गाना बाजरे दा सिट्टा गाती हुई नजर आ रही है। वीडियो में वह कहती है कि तैयार हो जाइए बिग बॉस के घर में मेरी आवाज सुनने के लिए। यह आवाज गाती भी है, गूंजती भी है, लेकिन किसी से डरती नहीं है।